चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बीजेपी सांसद कंगना रनावत के खिलाफ सड़क पर उतरे किसान, पुतले के साथ जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, तीनों नए कृषि कानूनों को खत्म किए जाने की मांग को लेकर बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत के बयान को लेकर किसान संगठन लगातार आंदोलन की राह पर हैं। इसी कड़ी में प्रयागराज में भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए किसानों ने कंगना रनावत के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने जमकर नारेबाजी भी की। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए। बोले, हमारी सरकार साइंस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रही, 2035 तक हमारा स्पेस स्टेशन होगा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वर्चुअली 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर और मौसम व जलवायु रिसर्च के लिए एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम को लॉन्च किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई देश तभी बड़ी उपलब्धियों पर निशाना लगा सकता है जब उसका विजन बड़ा हो। तकनीक को अपग्रेड करने का काम गरीबों को सशक्त बनाने के लिए किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार साइंस, टेक्नोलॉजी और रिसर्च को प्राथमिकता दे रही है। मिशन गगनयान की तैयारी शुरू हो गई है और 2035 तक हमारा अपना स्पेस स्टेशन होगा। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो बोले, भारत यूएनएससी का स्थायी सदस्य बने। कहा, संस्था में सुधार की है जरूरत। जापान, जर्मनी समेत 2 अफ्रीकी देशों की सदस्यता का भी किया समर्थन। जी हां दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो ने यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की परमानेंट सीट यानी कि स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। गुरुवार 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए भाषण में मैक्रो ने कहा कि फ्रांस यूएनएससी में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने का समर्थन करता है। मैक्रो ने यूएनएससी में भारत के अलावा जर्मनी, जापान, ब्राजील और 2 अफ्रीकी देशों को सदस्यता देने के लिए कहा है। उन्होंने इसे यूएनएससी को समावेशी बनाने के लिए जरूरी कदम बताया है। इसके अलावा मैक्रो ने संस्था के काम में बदलाव के लिए इसमें जरूरी सुधारों की जरूरत की भी मांग की है। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यूएनएससी यानी कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद एक यूनिट है जिसके अंदर 5 प्रमुख सदस्य देश हैं, जिनमें भारत की हमेशा से सिफारिश होती है, लेकिन भारत अभी तक भी इसका स्थायी सदस्य नहीं बन पाया है। दोस्तों आपको बता दें, जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनके पास वीटो का पावर है, यानी कि अगर वो किसी बिल को रोकना चाहते हैं तो अपने वीटो के पावर से किसी भी बिल को रोक सकते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बिल्किस बानो केस, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की गुजरात सरकार की याचिका, की गई थी यह गुजारिश। जी हां दोस्तों, बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ दुष्कर्म और उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के दोषी 11 लोगों को दी गई छूट को रद्द करने के अदालत के पिछले फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी। गुजरात सरकार ने 8 जनवरी के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में राज्य के खिलाफ कुछ टिप्पणियों के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था। दरअसल दोस्तों, जस्टिस देवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने कहा कि समीक्षा याचिकाओं जिन आदेश को चुनौती दी गई और उनके साथ संलग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि रिकॉर्ड में कोई त्रुटि या समीक्षा याचिकाओं में कोई ऐसा गुण नहीं है जिसके कारण आदेश पर पुनर्विचार किया जाए, लिहाजा समीक्षा याचिकाएं खारिज की जाती है। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिल्किस केस में दोषी आरोपियों को गुजरात सरकार ने छोड़ दिया था। इसके बाद में काफी हंगामा हुआ और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और उनको वापस से जेल में डाल दिया गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। लेबनान में जंग रोकने से नेतन्याहू का इनकार, अमेरिकी सीज फायर प्रस्ताव का जवाब नहीं दिया। हिजबुल्लाह ने इजराइल के राफेल बेस पर 45 रॉकेट दागे। जी हां दोस्तों, इजराइल ने लेबनान में जंग रोकने से इनकार कर दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री ऑफिस ने गुरुवार 26 सितंबर को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। इसमें कहा गया है कि सीज फायर की रिपोर्ट गलत है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने बताया कि अमेरिका, फ्रांस की तरफ से जंग रोकने की मांग की गई थी। इसका नेतन्याहू ने जवाब नहीं दिया। इजराइल के मुताबिक प्रधानमंत्री की सलाह पर सेना पूरी ताकत से लेबनान में लड़ाई जारी रखेगी। वहीं दोस्तों, हिजबुल्लाह ने इजराइल के राफेल मिलिट्री फैसिलिटी पर 45 रॉकेट दागे हैं। अभी कितना नुकसान पहुंचा है इसका पता नहीं चल पाया है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। मालदीव की टूटी कमर, भारतीय पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज। दरअसल दोस्तों, मालदीव में बीते साल मोहम्मद मुइज़ सत्ता में काबिज हुए थे। उन्होंने अपना चुनावी एजेंडा ही इंडिया के खिलाफ तैयार किया था, जिसका फायदा मिला और देश के राष्ट्रपति भी बन गए और चीन की गोद में जाकर बैठ गए। हालांकि लगभग 1 साल बीत जाने के बाद मालदीव की स्थिति पर्यटन के क्षेत्र में काफी खराब हो गई है। रिपोर्ट्स की माने तो पिछले साल 24 सितंबर तक भारत से मालदीव जाने वालों की संख्या 1,46,057 थी, जो कि इस साल 24 सितंबर तक गिरकर 88,202 हो गई है। इसका मतलब दोस्तों, महज 1 साल के अंतराल में ही लगभग 58,000 की भारी कमी दर्ज की गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
देश का मानसून ट्रेकर गुजरात के वडोदरा में 110 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान, 4 मौतें। मुंबई में भी 4 की जान गई। पुरी के कोणार्क मंदिर में पानी भरा। जी हां दोस्तों, मुंबई और गुजरात में पिछले 24 घंटे में तूफान और बारिश के चलते 8 लोगों की जान चली गई। मुंबई में बुधवार शाम 5 घंटों में 3.9 इंच से ज्यादा बारिश हुई। सड़कों पर पानी भर गया और लोग जाम में फंस गए। मुंबई एयरपोर्ट पर 14 फ्लाइट्स डाइवर्ट करनी पड़ी। 4 लोगों की जान चली गई। इनमें एक महिला की मौत मैनहोल में गिरने से हुई। वहीं दोस्तों, मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ा में स्कूलों कॉलेजों में छुट्टियां कर दी गई। पुणे में प्रधानमंत्री मोदी की सभा होनी थी, लेकिन ग्राउंड में पानी भरने के चलते इसे रद्द करना पड़ा। गुजरात के सूरत में बुधवार शाम 2 घंटे में 2 इंच बारिश हुई। कदरसा और संग्रामपुर इलाके में नहरों में बाढ़ आ गई। ओडिशा में कई इलाकों में पिछले 24 घंटे से भारी बारिश हो रही है। पुरी में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वहीं दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने अगले 24 घंटे के दौरान 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन 7 राज्यों में पूर्वी उत्तर प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात शामिल है। इनमें बहुत ज्यादा भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश का अलर्ट है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। अमित शाह बोले, अब्दुल्ला और नेहरू 40,000 हत्याओं के जिम्मेदार। जब कश्मीर में आतंकवाद हावी था, फारूक लंदन में महंगी मोटरसाइकिल चला रहे थे। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर में चुनावी रैली कर रहे हैं। उन्होंने चेनानी और उधमपुर में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह अब्दुल्ला और नेहरू ही है जो जम्मू और कश्मीर में 40,000 लोगों की हत्या के जिम्मेदार हैं। उस समय बिहार में उजिया पर्व के दौरान गर्मियों में लंदन में छुट्टियां मना रहे थे। बच्चे 16 जिलों में हाथ चला रहे थे। बाद में कोई पार्टी नहीं, सिर्फ भाजपा ने दोस्तों बिहार में जिउतिया पर्व के दौरान नदी और तालाबों में नहाने के दौरान देश की संसद पर जिसकी मौत हो गई, गुरु ने हमला करवाया, बच्चे और 6 महिलाएं शामिल हैं। ये लोग इन सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। कहते हैं कि हादसे 24 और 25 नहीं होनी चाहिए। सबसे ज्यादा अब्दुल्ला साहब औरंगाबाद वादियों को बिरयानी खिलाते रहिए, अलग-अलग घटनाओं में 8 बच्चे फैलाएगा, उसका जवाब फांसी के तख्ते पर ही दिया जाएगा। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। भारत का शुक्रयान 2028 में होगा लॉन्च। 4 साल का मिशन। यह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है। इसका एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है। जी हां दोस्तों, भारत का पहला शुक्र मिशन मार्च 2028 में लॉन्च किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 19 सितंबर को इस मिशन की मंजूरी दी थी। यह मिशन 4 साल का होगा। वीनस यानी कि शुक्र ग्रह धरती से करीब 4 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, वीनस को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। हालांकि यहाँ का दिन रात पृथ्वी की तुलना में काफी लंबा होता है। दरअसल वीनस अपनी दूरी पर बहुत धीमे घूमता है। इसकी वजह से वीनस का एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कर्नाटक में बिना परमिशन जांच नहीं कर सकेगी सीबीआई। मूडा स्कैम पर हंगामे के बीच राज्य सरकार का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में राज्य मंत्रिमंडल ने गुरुवार को राज्य में सीबीआई को बिना परमिशन जांच करने की अनुमति देने वाली अपनी पिछली अधिसूचना को वापस लेने का फैसला किया है। यह कदम मूडा भूमि घोटाले मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग के बीच उठाया गया है। दोस्तों, बुधवार को कोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधी निकाय लोकायुक्त को जांच करने का निर्देश दिया था। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना दिवस के तहत सरकार ने पहले केंद्रीय जांच एजेंसी को राज्य में आपराधिक जांच स्वतंत्र रूप से करने की अनुमति दी थी। कैबिनेट के फैसले को सीबीआई की ओर से सिद्धारमैया के खिलाफ संभावित हस्तक्षेप को रोकने के लिए उठाया गया कदम माना जा रहा है। सीबीआई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच शुरू कर सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रूस पहली बार परमाणु नीति में बदलाव करेगा। हवाई हमले भी हुए तो न्यूक्लियर अटैक से देगा जवाब। रूस को बचाने के लिए यह जरूरी है। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है इस वक्त की। पूरी दुनिया महायुद्ध के संकट से घिर गई है। दरअसल दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से पश्चिम देशों को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने राजधानी मॉस्को में बुधवार को सुरक्षा परिषद की तत्काल बैठक बुलाई थी। इसमें उन्होंने कहा कि सरकार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े नियम और शर्तों को बदलने जा रही है। पुतिन ने कहा कि देश के परमाणु नियमों में कई नई चीजें जोड़ी जाएंगी। इसमें रूस के खिलाफ मिसाइल या फिर ड्रोन हमलों के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी शामिल है। अगर रूसी इलाके में बड़े पैमाने पर मिसाइल या ड्रोन हमला होता है जिससे देश की संप्रभुता पर गंभीर खतरा आ सकता है, तब भी रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, अब तक रूस की पॉलिसी थी कि जब तक उसे लगेगा कि उसके ऊपर परमाणु हमला नहीं हो सकता, तब तक वह परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन अब अगर ड्रोन या फिर मिसाइलों से उसे ज्यादा हमले किए जाते हैं तो वह परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है।